नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, लेकिन इसका फैसला हालिया है, हाल फिलहाल का है। हुआ कुछ यूं कि राजस्थान में जयपुर के सांगनेर इलाके में 10 मार्च 2025 को सुबह सुबह एक पति पत्नी थाने पर पहुंचे। थाने पर उन्होंने बताया कि उनकी 9 साल की बच्ची कल दोपहर में 3 बजे के बाद से गायब है। पुलिस ने उनसे जानकारी की कि कैसे आपको पता लगा और कहाँ से गायब हुई। जैसे डिटेल पुलिस पूछती है तो उस दंपत्ति ने बताया कि साहब, हम पति पत्नी दोनों काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं। सुबह बच्ची को तैयार करके स्कूल ले जाते हैं, स्कूल में उसे छोड़कर आते हैं, तब हम लोग अपना खाना वाना खाकर 10 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। बच्ची 1:30 बजे के आसपास स्कूल से वापस आती है और हमारे एक पड़ोसी के यहाँ अपना बस्ता या जो स्कूल बैग होता है वो रखती है। घर पर हम लोग उसके लिए खाना दोपहर का बना के रख के जाते हैं। चाबी पड़ोसी के यहाँ रहती है। चाबी लेकर वो बच्ची अपने घर पर जाती है, ताला खोलती है, खाना खाती है और फिर वापस आ जाती है और हमारे बच्चों की यानी पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलती है। और 5 बजे तक लगभग हम लोग दोनों लोग पति पत्नी आ जाते हैं, फिर उसे अपने घर पर ले जाते हैं। ये दिनचर्या थी। बताया कि 9 मार्च 2015 को हर दिन की तरह वो लोग सुबह उसे तैयार करके कुछ उसको टिफिन बना के उसे स्कूल तक छोड़कर आए। 10 बजे घर से तैयार होके वो अपने काम पर निकल गए। शाम को 5 बजे जब वो अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचे तो पड़ोसी ने ये बताया कि बच्ची 1:30 बजे आई थी। उसने अपना बस्ता मेरे घर पे रखा था, खाना खाने के लिए अपने घर पर रोज की तरह जैसा वो रोज करती थी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लौटकर नहीं आई। करीब 4 बजे के आसपास हम लोगों को लगा कि क्यों नहीं आई। सामान्य रूप से वो 3:30 बजे तक आ जाती है। हम लोगों ने जाकर घर की तरफ जाकर देखा जहाँ वो खाना खाने गई थी, तो घर में बाहर से जैसे पहले ताला बंद होता था वैसे ही ताला बंद था। अब ये स्पष्ट नहीं है कि जब वो खाना खाने के लिए पड़ोसी के घर से अपने घर की तरफ गई उसके बाद गायब हो गई, या फिर उसने खाना खाया और उसके बाद फिर वो पड़ोसी के यहाँ नहीं पहुंची। खैर, उसका भी जवाब उन लोगों ने दिया कि साहब, जब हम लोग ढूंढ रहे थे, ताले की दूसरी चाबी से उसे घर को हम लोगों ने जब खोला तो उसमें बच्ची ने दोपहर का खाना भी खाया है। यानी अंदाज ये है कि 2:30 बजे के आसपास वो वहाँ से ताला बंद करके चाबी लेकर निकली है, जो पड़ोसी के यहाँ रख दी जाती थी। और जब माँ बाप आते थे तो वो चाबी लेकर अपनी बच्ची के साथ अपने घर पे चले जाते थे। इतनी बात पुलिस को उन लोगों ने बताई। तो ये ऐसी बात पुलिस की समझ में आई कि लगता है बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हुई है। और बच्ची का मामला था, और बच्चियों के मामले में आजकल एक्स्ट्रा सतर्कता सभी प्रदेशों की पुलिस बरत रही है। बहरहाल 2015 की ये बात थी। पुलिस ने फौरन फौरन अपनी टीमें रवाना की, आसपास के लोगों से पूछताछ की। जिन परिचितों के यहाँ जाने की संभावना थी वहाँ पहले ही उसके बच्ची के माँ बाप लोगों से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने स्तर से उसकी पूछताछ की। पुलिस ने स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ की, लेकिन कोई मासूम के बारे में नहीं बता पा रहा था। सबने यही बताया कि रोज की तरह वो उस दिन भी यानी 9 को आई थी, 9 मार्च को, और दिन भर स्कूल में रही और छुट्टी के बाद ही जैसे हर दिन जाती है वहाँ पर स्कूल से वो चली गई थी। और ये भी तय हो गया, पड़ोसी ने बताया कि बिल्कुल ठीक उसी समय पर 1:30 से 1:45 के बीच में वो
उनके घर, पड़ोसी के घर आ गई थी। घर वालों ने भी अपनी तरफ से, उनके सारे रिश्तेदार आ गए, सारे लोग आ गए, उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को भी ये आशंका लोगों ने भी और बच्ची के पेरेंट्स ने भी जताई कि लगता है कोई उसे बहला फुसला कर ले गया। यानी उनका इशारा था कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी ही उसे बहला फुसला कर ले गया और अभी तक उसने वापस नहीं किया है। तत्परता से इसकी जांच शुरू की गई। वो ऐसा इलाका नहीं था जहां सीसीटीवी लगे हुए हों, इस कारण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस उस इलाके के, फिर पुलिस की टीमें जो बनाई गईं, उसने उस पूरे मोहल्ले को कई सेक्टर्स में बांट दिया और दो दो सिपाहियों को हर सेक्टर में जितने मकान, 40 मकान, 30 मकान, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बंटवारा हुआ था, ये मकान उनके हिस्से में आए और ये कहा गया कि सवेरे से शाम तक बच्ची के बारे में एक एक बात, एक एक सूचना इकट्ठा करें कि क्या कभी पहले उनके यहाँ तक आती थी, क्या कभी पहले उन लोगों ने बच्ची को इस मोहल्ले के फला हिस्से में देखा था। इस तरह के क्वेश्चनार से सबको दिया गया और शाम तक, यानी अगले दिन शाम तक, 9 मार्च को वो गायब हुई थी, 10 तारीख की शाम तक सारे सिपाहियों ने उस पूरे इलाके को एक एक व्यक्ति के घर जाकर सिपाहियों ने पूछताछ कर ली, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। अब जब इतना समय बीत गया तो माँ बाप को बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी। इसी बीच में पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक ने पुलिस परिजनों को अलग से एक जानकारी दी। उसने बताया कि उसे सूरज नाम के एक व्यक्ति ने एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए उससे सहयोग मांगा था। ऐसा उसने बताया कि उससे सहयोग मांगा गया था कि एक लाश है जिसको ठिकाने लगाना है। वो लाश किसकी है, कौन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं उस युवक को पता था कि वो किस तरह की लाश को के बारे में पूछ रहा था या किस तरह की लाश को ठिकाने लगाने की बात वो कर रहा था। उसका ये कहना था कि मैंने साफ मना कर दिया कि मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद उस क्लू पर पुलिस फिर आगे बढ़ने लगी, कोशिश करने लगी कि इस क्लू को और आगे बढ़ाया जाए। पुलिस ने फिर उसको, सूरज को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की, ये जानने के लिए कि उस युवक ने जो इसके बारे में बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। खैर, काफी लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ कुछ सफलता मिलने लगी कि बच्ची का क्या हुआ होगा। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ करने के बाद सूरज ने बताया कि हाँ, उसने बच्ची की हत्या कर दी है। वहाँ उसे वो बहला फुसला कर टॉफी और चॉकलेट देकर वो खंडहर में ले गया था। उस मासूम के मुंह में कपड़ा डालकर, हाथ को बांधकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर पकड़े जाने के डर से ब्लेड से उसका गला काट दिया। जाते समय उसके पैर को भी एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया। ये कंफर्म नहीं था कि पता नहीं वो होश में आ जाए और फिर पैरों से चलकर या पैरों से भागने की कोशिश करे। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। खंडहर उस मोहल्ले के पास में ही था। फिर आगे उसने क्या किया, जब पूछे जाने पर उसने कहा अगले दिन वो सब लोग जब बच्ची को ढूंढ रहे थे तो वो भी उन लोगों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ और परिवार वालों के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक करने लगा ताकि उसे कोई शंका न हो, किसी को कोई शंका न हो कि उसके ऊपर कोई शक कर रहा है। पुलिस ने उसको ले जाकर उस खंडहर में, उस खंडहर नुमा मकान में उस बच्ची का शव बरामद किया। हाथ पांव उसके बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु के भी कई दिन हो गए थे।
बच्ची के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके कपड़े 5 कदम की दूरी पर एक जगह खंडहर के कोने में पड़े हुए मिले। ये देखकर सब हतप्रभ रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बहरहाल उसको उसका शव का पंचायतनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अपहरण करके दुष्कर्म करने और उसके बाद उसकी हत्या करने के आरोप में सूरज को जेल भेज दिया गया। जेल में फिर उस जेल में रहने के बाद, चूंकि पॉस्को अदालत का मामला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लिहाजा बहुत जल्दी जल्दी इसकी सुनवाई शुरू हुई। लेकिन आप जानते हैं अदालती दांव पेच में लोगों ने, जो उसके सूरज के जो वकील थे, उन्होंने उसको काफ़ी उलझाने की कोशिश की। ट्रायल लगातार चलता रहा और फाइनली अभी हाल में इसमें उसको सूरज को आजीवन कारावास की सजा विशेष अदालत 3 महानगर द्वितीय ने जयपुर के इसको आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। आरोप सारे प्रमाणित हुए कि बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म करना और फिर उसकी हत्या कर देना। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सूरज ने न सिर्फ 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने पैरवी की थी। हालांकि बच्ची के या पीड़िता के परिजनों को इस कोर्ट के डिसीजन पर, इस कोर्ट के फैसले पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है और वो फांसी से कम की सज़ा पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि हम इसे ऊंची अदालत में यानी उच्च न्यायालय में इसको फांसी की सज़ा दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आज की घटना, आज एक वहशी, दरिंदे, नरपिशाच, कामांध और शैतान ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से ब्लेड से उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज में अब क्या हो रहा है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड, जिसे ये कहते हैं, अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। विवेचना के दरमियान ये पता लगा कि ये कामांध, सेक्स मैनियक, पॉर्न वीडियो क्लिप देखने का एडिक्ट था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का आदी था। चाइल्ड पॉर्न का उसको ऐसा एडिक्शन था कि अगर दिन में वो न देख पाए या रात में वो न देख पाए तो उसे नींद नहीं आती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 9 मार्च 2015 को अचानक ये बच्ची उसे दिखाई पड़ गई और अचानक ही उसे वो खंडहर में ले गया और अचानक ही उसके साथ उसने इस तरह का व्यवहार किया, ऐसा दुष्कर्म किया। दरअसल वो पड़ोस की 6 साल से 10 साल तक की सारी बच्चियों पर महीनों से नजर गड़ाए हुए था। हर बच्ची की दिनचर्या और आने जाने की रैकी करता था और कई दर्जन टॉफी और चॉकलेट इस प्रोसेस में उसने खर्च किए। लेकिन ऐन वक्त पर या तो कोई दिख गया या फिर उनमें से उसे कोई ऐसी जगह खोजने पर नहीं मिली जहां पर लोगों की नज़र चुराकर चोरी से उन बच्चियों के साथ इस तरह का कोई कार्य कर सके, या फिर तब तक बच्चों के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए, खोजते हुए दिखाई पड़ गए। उसे ये लगा कि ये हर बार वो अपने इस प्रोसेस में फेल हो रहा है, पूरा नहीं हो पाता है, और सिर्फ इसलिए कि उसे वो जगह तुरंत, जैसे ही कोई मान लिया शिकार उसने फंसाया भी, टॉफ़ी चॉकलेट उसको दिया भी, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई ऐसी जगह उसे नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर वो अपने ये जो गंदे विचार हैं उनके अनुरूप या अपने गंदगी के अनुरूप वो उनके साथ कुछ कर सके। लिहाजा उसने अब सबसे पहले स्थान ढूंढ लिया, वही खंडहर नुमा मकान जो थोड़ा सा आबादी से हटकर था, उसे देख लिया, आने जाने के रास्ते देख लिए, कहाँ से कोई नहीं देख सकता ये देख लिया, कौन वहाँ पर आ जा सकता है ये भी देख लिया।
एकदम पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद तब फिर वो बच्चियों की रेकी के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने पूरा तय कर लिया था कि अगर कोई बच्ची उसके झांसे में आ गई तो फिर उसका काम हो जाएगा, वो इसी खंडहर में उसे ले आएगा। उस 9 तारीख को उस बेचारी 9 साल की बच्ची पर उसकी नज़र पड़ी। तो 9 तारीख के 3 दिन पहले से ही वो उसकी रैकी करता रहा। उसने उसकी अच्छे से रैकी की कि वो स्कूल से लौटकर अपने पड़ोसी के यहाँ अपने स्कूल बैग को रखकर अपने घर खाना खाने जाती थी। फिर वापस जाती थी, फिर वापस पड़ोसी के यहाँ रहती थी। वहाँ घंटे 2 घंटे बिताने के साथ ही 5 बजे तक उसके माँ बाप आ जाते थे और उसे अपने घर ले जाते थे। बस उसने अपने घर, यानी जहाँ वो खाना खाने जाती थी, जहाँ वो पेरेंट्स के साथ रहती थी, और पड़ोसी के घर, इसकी जो दूरी थी वहीं पर वो अपनी निगाह गड़ाए, जिसे कहते हैं गाड़ा लगाकर वहीं वो बैठ गया। और 9 मार्च को वो बच्ची आई, स्कूल अपना बैग रखा पड़ोसी के यहाँ, खाना खाने गई। खाना खा के जब वो लौट रही थी तभी उसके ऊपर उसने ये अपने प्रयोग करने शुरू किए। टॉफ़ी दिखाकर, चॉकलेट दिखाकर, बहलाकर, और धीरे धीरे पैदल चलते चलते वो उसे उसी खंडहर तक ले गया और हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर कई बार उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और लगभग वो मृतप्राय हो गई, लेकिन उसे लगा कि अगर ये जिंदा रही, ये मुझे पहचानती है, और फिर इस डर से कि ये बता देगी, उसने एक ब्लेड से, जो उसके पास जो वो ले गया था, ब्लेड से उसके गले में कई कट के निशान डाल दिए। बहुत ढेर सारी ब्लीडिंग भी उसके सामने ही हो गई, लेकिन फिर भी उसको लगा कि हो सकता है ये होश में आके चल दे। लिहाजा चलते समय उसने उसके दोनों पैर भी बांध दिए। हाथ पहले से बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, और चलते समय उसने पैर भी बांध दिए कि कहीं ये चल न पड़े। अब देखिए कि मोहल्ले के ज़्यादातर पेरेंट्स ये जानते थे, उनको ये पता था कि ये सूरज छोटी छोटी बच्चियों को टॉफ़ी या चॉकलेट बांटा करता है। ये भी उनको पता था कि ये सिर्फ बच्चियों को टॉफ़ी या चॉकलेट दिया करता है, किसी बच्चे को उसने कभी कोई टॉफ़ी या चॉकलेट नहीं दिया है। ये बात नोट करने वाली थी, नोटिस करने वाली थी, लेकिन फिर भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की अपने बच्चों से कि ये टॉफ़ियाँ उसने जब दी तो उसने क्या उससे कहा, उसके बाद क्या कहा, और सूरज को बुलाकर पूछना चाहिए था कि महीनों से तुम सिर्फ बच्चियों को क्यों दे रहे हो, बच्चों से क्या दुश्मनी है। और अगर एक बार किसी ने पूछ लिया होता तो फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस तरह का बड़ा अपराध करता, क्योंकि फिर उसके दिमाग में भी ये शक हो जाता कि अगर वो ऐसा करेगा तो पड़ोसियों को पता है कि मैं ही टॉफ़ियाँ और चॉकलेट बांटता हूँ, और फौरन मेरे ऊपर शक होगा, पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी। तो एक तो किसी पेरेंट ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि सिर्फ बच्चियों को ही ये चॉकलेट क्यों देता है। दूसरा, किसी ने बच्चियों से पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई जब वो चॉकलेट देता है तो क्या कहता है, क्या उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हारा बर्थडे है, मैं बर्थडे पर नहीं पहुँच पाया इसलिए अब मैं तुमको चॉकलेट दे रहा हूँ, टॉफ़ी दे रहा हूँ। ये किसी भी पेरेंट ने अपने बच्चियों से कभी नहीं पूछा कि आखिर क्या कह के तुम्हें ये टॉफ़ी या चॉकलेट देता है, और पेरेंट्स उसको ही बुलाकर पूछते कि क्यों तुम हमारे बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट दे रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसका मन और बढ़ गया। इसलिए बच्चों को ये आपको बताना पड़ेगा। ये जैसे ही बच्चे जानने लायक हों तो उन्हें ये सीख देनी पड़ेगी कि किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी न लें। जब भी लें या जब भी खाएं तो अपने माँ से या पिता से पूछ कर खाएं, या जब भी कोई दे रहा हो तो उससे ये कह दें कि मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ तभी खाऊंगी, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ तभी लूँगा, बिना मम्मी पापा से पूछे हुए मैं आपका दिया हुआ कुछ नहीं लूँगा। या ये कहते कि चलिए मेरे मम्मी पापा के पास, मैं उनसे आपके सामने पूछ लूँगी, फिर मैं आपकी दी हुई टॉफ़ी या चॉकलेट खाऊंगी।
तो ये सतर्कता देखिए, छोटे बच्चे तो बिल्कुल जो छोटे बच्चों का मन होता है वो उस मन के हिसाब से बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। उनके जो खाने पीने की सबसे प्रिय चीज़ है, अगर वो कोई देता है तो वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उनको ये विभेद नहीं पता कि देने वाले के मन में क्या है। उनको टॉफ़ी पसंद है, अगर टॉफ़ी किसी ने दी तो फ़ौरन हाथ बढ़ाकर ले लेंगे। तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस तरह से बताएँ, इस तरह से सिखाएँ, इस तरह के मैनर्स कहते हैं, उनको बताएँ कि अगर कोई तुमको कुछ खाने के लिए दे रहा है, तो उससे साफ मना कर दो, सॉरी कह दो, हाथ जोड़ लो और ये कहो कि मैं मम्मी से पूछ के आऊँगा, तभी कुछ आपसे मैं ले सकता हूँ। और मम्मी से पूछें, मम्मी उससे पूछे कि भाई किस खुशी में तुम टॉफ़ी दे रहे हो, किस खुशी में तुम चॉकलेट दे रहे हो। और मम्मी और पापा के परमिशन के बगैर किसी का दिया हुआ खाने का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा बच्चों को इन लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने बताया होता तो ये घटना कभी भी न होती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।